मेरे डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं जीएनएम थर्ड ईयर के आज के इस वीडियो में, जो कि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से लिया गया प्रश्न है और यह शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि यह है तो शॉर्ट नोट्स ही, लेकिन बहुत दो तीन शॉर्ट नोट्स को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो यह डिपेंड करता है एग्जाम वाले के ऊपर कि शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के भी लॉन्ग में पूछ लेता है, जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखे हैं। तो अपने आप में ये सब एक प्रकार से लॉन्ग वे में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आज के जो वीडियो है मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी बहुत शानदार होने वाला है। 2 प्रश्न लिए हैं और दोनों प्रश्न आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रश्न को, जो कि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे जितने भी वीडियो मैं करा चुका हूँ, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड या मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का हो, दोनों में 12 वीडियो 11-12 वीडियो सभी दोनों में डल चुका है। तो ऐसे में आप लोग रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो यह 10-12 वीडियो 30 वीडियो में हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पीडीएफ को गोली मारिए, वीडियो के माध्यम से एक बार कम से कम दिन में दोनों सब्जेक्ट से एक वीडियो जरूर देखिए, जो पीछे करा चुके हैं रिवाइज के तौर पर। अब बाकी ये जो आगे चल रहा है, जो डेली डलता है, ये सबको तो कंप्लीट करना ही करना है। साथ में पिछला भी वीडियो जो डाले हैं उसको रिविज़न कीजिए। रिविज़न करने से बहुत बेनिफिट होगा, चीज़ों को आप और ज़्यादा क्लियर तौर पर समझ पाएंगे। जो चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आता है उसको 2 बार 3 बार देखने से समझ में आ जाता है, दिमाग लगाने से। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को रिवीजन कीजिए। पीडीएफ से रिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके मोबाइल में 12 वीडियो दोनों सब्जेक्ट का है, तो लगभग 20 से 25 पीडीएफ तो आपको मोबाइल में अभी ही हो गया होगा। तो आगे ना जाने और कितना पीडीएफ होगा। तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बना है, जाकर आप लोग रिवीजन कीजिए वीडियो के माध्यम से। रह गई बात पीडीएफ के लिए, तो ये सब का धीरे धीरे मैं nursingyan.com पर डाल दूंगा। आपको पीडीएफ का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। जब भी ज़रूरत होगा जाकर आप nursingyan.com के वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको ना पीडीएफ खोजना पड़ेगा, ना ढूंढना पड़ेगा, ना मोबाइल में रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ पढ़ना हो सर्च मारिएगा, आपके सामने आ जाएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर निकल जाइएगा। तो ये आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, काम चल रहा है, धीरे धीरे डल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है शॉर्ट नोट्स के आपके सामने में है कि प्रसव के समय नाभि रज्जु का बाहर निकलना अथवा रज्जु भ्रंश क्या कहलाता है, इसके कारण निदान व प्रबंध बताना है। मेरे डियर, आपसे कॉर्ड प्रोलैप्स पूछ सकता है। ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, कॉर्ड प्रोलैप्स का जो है कॉज, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पूछता है एग्जाम में। और आप लोग को मैं इससे पहले जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ उसमें एक कॉर्ड प्रोलैप्स बहुत कॉमन बात आता था कि कॉर्ड प्रोलैप्स। तो आखिर यह कॉर्ड प्रोलैप्स होता क्या है, चलिए आज जान ही लेते हैं। मेरे डियर, कॉर्ड प्रोलैप्स यानी जिसको हम लोग रज्जु भ्रंश कहते हैं, यह एक इमरजेंसी प्रस्तुतिक अवस्था है। मतलब यह एक अब्स्ट्रैक्ट जो है अवस्था होता है, जहां पे एमनियोटिक झिल्ली फटने के पश्चात शिशु के प्रस्तुति भाग के आगे जो है रज्जु मौजूद होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड मौजूद होता है। इस स्थिति को रज्जु भ्रंश कहते हैं। नाभि नाल योनि में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। नाभि नाल जो होता है यह योनि में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। अब चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है, इसमें बच्चा पला हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा जो है यूट्रस से लगा होता है, जो कि एक चक्री के समान होता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा ये लगा है। अब ये प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलता है और यह प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलकर यह बच्चे के जो है नाभि से जुड़ा हुआ होता है और इसके द्वारा ही बच्चे को सब चीज़ मिलता है। ठीक है, तो होता यह है कि कॉर्ड प्रोलैप्स में जो ये नाल होता है, ये वाला जो नाभि नाल होता है, यह प्रोलैप्स कर जाता है। मीन्स जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, बच्चा जब तक नहीं होने वाला होता है, तब तक उसके जो है चारों साइड से एमनियोटिक जो है झिल्ली घेरा हुआ रहता है। ठीक है, चारों साइड से इस यूट्रस में बच्चे को एक थैला के समान झिल्ली होता है और उसी को हम लोग एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं। वह चारों साइड से बच्चे को घेरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है अब होने वाला होता है, तो इस प्रसव के अवस्था में वह झिल्ली जो है फटता है। अब जैसे ही झिल्ली फटता है तो बच्चा का जो शरीर का भाग होता है वह बाहर की तरफ निकलने लगता है। मतलब यूट्रस से बाहर, यानी ये वाला पार्ट सर्विक्स होता है और ये वाला पार्ट यूट्रस होता है। समझ गए यहाँ पे? तो आपके इससे बाहर जो है बच्चा का अंग निकलना शुरू होता है जब झिल्ली फटता है। तो होता ये है कॉर्ड प्रोलैप्स में कि जो झिल्ली फटता है ना, झिल्ली फटने के साथ में इस प्रसव की अवस्था में झिल्ली ही सबसे बाहर जो है निकल जाता है। सबसे पहले जो कॉर्ड होता है, जो नाभि का नाल होता है, वह सबसे पहले यही नाभि नाल बाहर निकल जाता है, योनि से या यूट्रस से बाहर आ जाता है।
और इसी के अवस्था को प्रोलैप्स कहते हैं। ठीक है, इसी के अवस्था को हम लोग प्रोलैप्स कहते हैं। मतलब गर्भ के अवस्था में शिशु के एमनियोटिक झिल्ली को फटने के बाद प्रसव अवस्था में प्रसव के दौरान जो है यह नाभि कॉर्ड जो है सबसे पहले बाहर निकल जाता है, जो यूट्रस से और वो योनि के बाहर हो सकता है, और इसी को हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि यह एक इमरजेंसी प्रस्तुति की अवस्था होता है जहाँ पे एमनियोटिक झिल्ली फटने के बाद शिशु के जो प्रेजेंटेशन भाग होता है, जो प्रस्तुति भाग होता है, वह आगे जो है उसके आगे में नाभि का रज्जु आ जाता है, एम्बिलिकल जो है कोड आ जाता है, जो कि नीचे देखे हैं। इस स्थिति को रज्जु भ्रंश, रज्जु अंश कहते हैं। नाभि नाल योनि में जो है भेजिना में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। तो देखिए रहे हैं, यही जो है आपका क्या होता है, यही बाहर है ना, योनि से या भलवा से बाहर आ गया है, दिखाई पड़ता है। तो इसी को कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स हो जाना मतलब एक दूसरे के नज़दीक आ जाना। ठीक है ना, यही प्रोलैप्स होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, अब इसका होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस हो सकता है, मीन्स श्रोणि का सिकुड़ाव हो सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड अधिक लंबी होना, इसका बाहर निकलने के कारण जो नाभि नाल देखे हैं वह लंबी अधिक होगा तो बाहर आ सकता है। या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी, जुड़वा गर्भ अवस्था, मतलब जुड़वा अगर बच्चा रहेगा गर्भ में तो यह कारण हो सकता है। या बच्चा माल प्रेजेंटेशन होगा, मतलब उसका जो प्रस्तुति होगा वह गड़बड़ स्थिति में होगा तो उसका जो है कुप्रस्तुति इसका कारण हो सकता है। नॉर्मल में ना होकर अलग तरीके से बच्चा का प्रस्तुति होगा। ठीक है, प्री मैच्योरिटी होता है, अपरिपक्वता भी इसका कारण बनता है। ठीक है, प्री टर्म लेबर होना, मतलब समय से पहले जो है प्रसव होना, साथ में तीव्र प्रसव होना, प्री टर्म लेबर वही होता है। और पॉलीहाइड्रोमेनियाज, पॉलीहाइड्रोमेनियाज का मतलब होता है कि बहुत सारा जो है एमनियोटिक फ्लूइड का जो है भरा होना, यह जो है कारण हो सकते हैं। तो इतना सारा कारण बनते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स होने का। क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो पेल्विस कंट्रैक्ट होगा, सिकुड़ाव वाला पेल्विस होगा, या फिर हो सकता है प्री टर्म लेबर हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमेनियाज हो सकता है, मीन्स यूट्रस के अंदर बच्चे के चारों ओर का जो द्रव है वह ज़्यादा होना इसका कारण हो सकता है। अपरिपक्वता भी कारण हो सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन भी कारण हो सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का अधिक लंबा भी इसका कारण हो सकता है, और जुड़वा गर्भ अवस्था भी इसका कारण बन सकते हैं। ठीक है, निदान क्या होते हैं इसके देख लीजिए। डायग्नोसिस इसमें क्या हो सकता है? तो सबसे पहले योनि का एग्जामिनेशन किया जाएगा, भैजिना का। ठीक है, उदरीय परीक्षण, एब्डोमिनल पेट का एग्जामिनेशन किया जाएगा। फीटल मॉनिटरिंग, मतलब बच्चे का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, और लक्षणों की उपस्थिति का भी जांच किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है जांच होते हैं, कुछ खास इसमें निदान होते नहीं हैं। जटिलता में भ्रूण का मृत्यु हो सकता है, जो शिशु है उसका मृत्यु हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स होने से। संक्रमण का खतरा रहता है, क्यों? क्योंकि जो नाभि नाल है वह सबसे पहले वही बाहर आ गया है, तो इस कंडीशन में उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है। साथ में भ्रूण एनोरेक्सिया हो सकता है, बच्चे का जो है भूख जो है गायब हो सकता है। साइनोसिस हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी। ये जो है जटिलते हो सकते हैं किसके अंतर्गत? कॉर्ड प्रोलैप्स के अंतर्गत। समझ गए। चलिए, अब हम लोग इसका कॉर्ड प्रोलैप्स का मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या क्या जो है मैनेजमेंट प्रबंध हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स वाले शिशु में। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, यदि शिशु जीवित है तो प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य नाभि नाल पर दबाव को कम से कम करना होना चाहिए जब तक महिला प्रसव के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, पहला पॉइंट यही कहता है कि सबसे पहले हम अगर ये देखते हैं कि शिशु अगर जीवित है और नाभि नाल पहले निकल गया है गर्भाशय से बाहर, या भेजिना से अगर दिख रहा है नाभि नाल, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको कॉमन बात बताता हूँ। कभी कभी देखते होइएगा, अगर नहीं जो लोग देखे होंगे मैं बता देता हूँ, कोई नहीं देखा होगा, लेकिन ये जब डिलीवरी होते रहता है ना, तो उससे कुछ समय पहले या फिर डिलीवरी होने के वक्त सबसे पहले जो है नाभि नाल आ जाता है, मतलब जो नाभि का नली होता है जो बच्चे और यूट्रस से जुड़ा होता है, सबसे पहले वही जो है बाहर दिखने लगता है, और इसी को हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ दिखता है ना, अगर बच्चा डिलीवरी अभी नहीं हुआ है लेकिन ये नाभि नाल कॉर्ड प्रोलैप्स दिख रहा है, तो सबसे पहले उस पर आवश्यक दबाव को कम करना चाहिए, दबाव से बचना चाहिए। दबाव लगेगा तो वह नाभि नाल टूट जाएगा, और जैसे ही नाभि नाल टूटेगा तो बच्चे के लिए खतरा की घंटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी कनेक्टिविटी मास से टूट जाएगा तो बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस पर दबाव कम करना चाहिए, तब तक दबाव नहीं देना चाहिए तब तक माँ यानी महिला जो है प्रसव के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक उस पर कोई नाभि नाल पर दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है,
दूसरा है, यदि भ्रूण की मृत्यु हो चुकी है तो नाभि नाल की धड़कन जो है निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है तथा भ्रूण के हृदय की ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। मृत शिशु का प्रसव स्वतः ही हो जाता है। यदि किसी कारणवश प्रसव नहीं होता है तो भ्रूण को क्षति करके बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए होता यह है कि जैसे ही एक कंडीशन ये बनता है कि अगर भ्रूण का मतलब शिशु का अगर मृत्यु हो चुका है इस कोड प्रोलैप्स के कारण, तो सबसे पहले जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो जो हार्ट होता है, जो धड़कन होता है वह समाप्त हो जाता है धड़कना, ठीक है। साथ में भ्रूण का हृदय का गति भी जो है ध्वनि भी सुनाई देना बंद हो जाता है और शिशु जो है क्या होता है, प्रसव जो है ऐसे शिशु जो मर चुका है उसका जो डिलीवरी होता है वह क्या होता है ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पे किसी कारण से अगर बच्चा स्वतः नहीं होता है प्रसव तो उस बच्चे को क्षति करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। क्षति मतलब डैमेज करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया प्रबंध करके। चूँकि मरे हुए शिशु को अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो उसका इफेक्ट माँ के ऊपर पड़ेगा और उसका हेल्थ बिगड़ने लगेगा, ठीक है। इसलिए अगर ऑटोमेटिक स्वतः नहीं निकला है तो उसको निकालना चाहिए, ठीक है। महिला को आराम देने के लिए नी चेस्ट स्थिति प्रदान करनी चाहिए, मतलब घुटना और छाती के बल जो है महिला को आराम देना चाहिए चूँकि इस पोजीशन में आराम मिलता है। यदि सर्विक्स 3/4 डिलेट हो चुकी है और कोड प्रोलैप्स अधिक गंभीर ना हो तो योनि मार्ग द्वारा डिलीवरी कराई जा सकती है अथवा स्वतः डिलीवरी का इंतजार किया जा सकता है। होता यह है कभी कभी कि आपके कुछ ऐसे कंडीशन के कारण कोड प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब नाभि का जो नली है वह बाहर निकल गया है, लेकिन इस कंडीशन में समय पूर गया रहता है डिलीवरी का, तो जो सर्विक्स होता है जो यूट्रस और वेजिना के बीच में दीवार का काम करता है वह भी धीरे धीरे डिलाइट हो जाता है, फैलाव हो जाता है 3/4, मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा फैल गया रहता है। तो जैसे ही अगर 3/4 फैल गया रहता है, सर्विक्स डिलेट हो चुका होता है तो कोड प्रोलैप्स बाहर निकल गया होगा। तो इस कंडीशन में अगर कोड प्रोलैप्स में कोई गंभीर जो है प्रॉब्लम ना है तो नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार करेंगे, और नॉर्मल डिलीवरी योनि मार्ग से ही होता है तो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। कब? जब सर्विक्स जो है 3/4 डिलेट हो चुका रहेगा, तो समझ गए ना। डिलेट मतलब क्या होता है? विस्तारण होना, ठीक है, फैलाव होना। यदि सर्विक्स पूर्ण रूप से डिलेट हो चुका हो तो एपिसियोटोमी भी की जा सकती है। अगर सर्विक्स पूर्ण रूप से अगर डिलेट हो चुका है तो उसे एपिसियोटोमी भी कर सकते हैं, ठीक है, एपिसियोटोमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि शिशु की प्रस्तुति सेफलिक हो तो फॉरसेप्स डिलीवरी व बेंटोज डिलीवरी की जानी चाहिए। अगर बच्चा का जो स्थिति है, जो पोजीशन है जिसको हम लोग प्रस्तुति कहते हैं, वह अगर सिफलिक जो है पोजीशन में होगा, प्रेजेंटेशन अगर उसका सिफेलिक है तो फॉरसेप्स डिलीवरी या फिर बेंटोज डिलीवरी का जो है इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कब? जब बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वह सिफेलिक होगा तब, ठीक है। 7वां देखिएगा, भ्रूण को हाइपोक्सिया की स्थिति से बचाने के लिए महिला को ऑक्सीजन देनी चाहिए। अब हो सकता है कोड प्रोलैप्स बाहर आने से बच्चा में हाइपोक्सिया हो जाए, ऑक्सीजन का कमी हो जाए। चूँकि ऊपर देखे हैं लक्षण में कि कारण में देखे हैं कि इसका कारण एक साइनोसिस भी हो सकता है, मीन्स देह नीलता। तो इस कंडीशन में हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी होता है, तो बच्चे को जो है महिला को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। कोड प्रोलैप्स में शिशु जन्म के बाद शिशु को रक्त की कमी से बचाने के लिए ऑक्सीजन कैनुला की सहायता से ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए, वह शिशु को इनक्यूबेटर में रखनी चाहिए। अब कोड प्रोलैप्स वाले बच्चा में, मतलब जिसका अगर कोड पहले आ चुका है उसके निकलने से पहले, तो इस कंडीशन में उसको रक्त का कमी से बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। वह शिशु को होने के बाद उसे इनक्यूबेटर उद्भवन पात्र में रखेंगे। और उद्भवन पात्र में क्यों रखते हैं? ताकि उसका एक नॉर्मल तापमान, समान तापमान बच्चे को मिल सके, आर्द्रता जो है मिल सके, ठीक है। तो यह जो है ये काम करेंगे, इस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे कोड प्रोलैप्स वाले शिशु में या माता में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपके इंग्लिश दिए गए हैं, कंप्लीट इंग्लिश दिए गए हैं, आप लोग इंग्लिश में इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं बहुत शानदार है, VVI यह क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टीनेज गर्भ अवस्था क्या होता है, टीनेज गर्भ अवस्था का क्या कारण, क्या जटिलता, क्या निदान और क्या प्रबंध होता है, आपको बताने के लिए पूछ सकता है टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपसे 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में पूछे तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं।
मेरे डियर, टीनेज प्रेगनेंसी यानी टीनेज गर्भावस्था का मतलब होता है यदि कोई स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की हो और वह गर्भधारण कर लेती हो तो इसको ही हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी अथवा एडोलेसेंट प्रेगनेंसी कहते हैं। तो आज के बाद अगर कोई आपको कहेगा कि टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब क्या है तो सीधा कहिएगा कि टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि वैसा एज जहाँ जो एज अभी प्रेगनेंसी के लिए नहीं हो लेकिन फिर भी वह महिला प्रेगनेंसी गर्भधारण कर लेती है तो उसी को हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर किसी का एज 18 वर्ष से कम है तो वैसे स्थिति में हम लोग उसको टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है, यानी एडोलेसेंट प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए, चूँकि 18 वर्ष से कम स्थिति में हम लोग शादी विवाह कानूनी रूप से भी वैध है और ऐसे में गांव के लोग कर ही लेते हैं, तो इस कंडीशन में 18 वर्ष से कम उम्र में अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। टीनेज प्रेगनेंसी को हम लोग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं टीनेज प्रेगनेंसी का? तो देखिए दोस्तों, टीनेज प्रेगनेंसी होने का एक कारण हो सकता है कि कम आयु में ही विवाह हो जाना, मतलब कम उम्र में विवाह होना। अज्ञानता के कारण हो सकता है कि अगर मान के विवाह हो भी गया तो इतना ज्ञान नहीं होगा कि अगर हम अभी कम उम्र में प्रेग्नेंट होते हैं या प्रेगनेंसी होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना हो सकता है, इसका अज्ञानता भी ये हो सकता है कारण। धार्मिक कुरीतियाँ, कुछ ऐसे जो है समाज में कुरीतियाँ हैं, समस्या है जो धार्मिक रूप से व्यक्ति को प्रेग्नेंट होने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। निम्न है निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थिति। अगर कोई व्यक्ति निम्न समाज में रहता है जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो ऐसे स्थिति में उस समाज में जल्दी शादी होगा तो जल्दी प्रेगनेंसी भी हो जाएगा, तो ये भी कारण बनता है। और साथ में आर्थिक स्तर भी जो है कमज़ोर ये कारण बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बलात्कार पीड़ित। बहुत सारे ऐसे जैसे किसी का उम्र 18 वर्ष से कम है, ठीक है, और इस कंडीशन में उसको साथ अगर कोई गलत काम कर दिया यानी रेप का इल्ज़ाम दे दिया और उसको अगर कहीं नहीं दिखाया जाए, छुपा दिया जाए, तो यह भी एक टीनेज प्रेगनेंसी का कारण बन जाता है, बलात्कार भी, ठीक है। नेक्स्ट है कम उम्र में सहवास मतलब वही है सेक्सुअल कंटेंट। अगर कोई फीमेल है, ठीक है, और उसका उम्र 18 वर्ष से कम है लेकिन उसको जो हवस है, सीधा कहिए हवस, उसको अपने शारीरिक इच्छा मिटाने के लिए उसमें सहवास की बहुत ज़्यादा लत है, तो यह भी कारण बनता है कि कम उम्र में सहवास करना यानी रिलेशन बनाना भी उम्र जो है एक कारण बनता है टीनेज प्रेगनेंसी का, मतलब कम उम्र में गर्भ धारण करने का, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग नहीं करना। एक तो कम उम्र में शादी हो गया है और उसका जानकारी भी नहीं है, और इस कंडीशन में अगर गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं किया जाएगा तो यह कारण बनेगा प्रेगनेंसी का। और जैसे ही 18 वर्ष से कम उम्र की महिला अगर प्रेगनेंसी धारण करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझ गए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका कारण आप नॉर्मली अपने मन से समाज में देख रहे चीज़ों को भी आप लिखेंगे तो कारण इसका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर इंग्लिश भी दिया गया है, इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कोई ऐसे है जो टीनेज प्रेगनेंसी का क्या क्या जटिलता कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र में अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या क्या उसके अंदर और ज़्यादा समस्या यानी जटिलता हो सकता है। देखिए सबसे पहले रक्त की कमी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो कुछ महीनों के बाद जैसे ही डिलीवरी होता है तो डिलीवरी होने के कुछ सप्ताह तक बाद जो है ब्लीडिंग होते रहता है, तो उससे एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बनता है, रक्त की कमी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर झिल्ली फट जाने से। इसका जटिलता ये भी होगा कि समय से पहले इसका झिल्ली जो है यूट्रस का जहाँ पे बच्चा को घेर कर रखता है जो झिल्ली, वह समय से पहले ही फट जाएगा, क्योंकि उसको उम्र पूरा नहीं रहेगा तो मैच्योर नहीं होया रहेगा, ठीक है ना। समय से पूर्व प्रसव, इसका एक जटिलता ये भी हो सकता है कि जो कम उम्र में जो है प्रेगनेंसी हो जाएगा, गर्भधारण कर लेगी, तो उसको समय से पहले ही उसका जो है डिलीवरी भी हो सकता है, यह भी एक जटिलता हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है, मतलब
मतलब प्लेसेंटा का पृथक्करण हो सकता है, ठीक है ना। मतलब प्लेसेंटा जो है जो नॉर्मल तौर पे होनी चाहिए वह नॉर्मल से अलग जाकर जो है अपना जगह बना लेगा, ठीक है ना। गर्भपात भी हो सकता है, एबॉर्शन, लंबी प्रसव अवधि भी हो सकता है, मतलब वह लंबे अवधि से उसके में डिलीवरी हो सकता है, डिलीवरी होने में लंबा अवधि लग सकता है। बर्थ इंजरी, जन्म के समय बच्चे को क्षति पहुंच सकता है। जनन मार्ग का समस्या हो सकता है, जनन मार्ग में चोट लग सकते हैं, ठीक है। साथ में मनोविकार हो सकता है, जैसे आत्महत्या की कोशिश और डिप्रेशन। चूँकि बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि जो है हम कैसे प्रेगनेंसी को रोकेंगे। शादी तो हो गया है जल्दी, बट हमें अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है, हमें इसको रोकना है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि कैसे हम इनको रोकें, क्या क्या चीज़ करेंगे कि अभी प्रेग्नेंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनके मन नहीं रहता है, लेकिन उनको पता ना होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण वह प्रेग्नेंट हो जाती है कम उम्र में ही, 18 वर्ष से पहले ही। तो इस कंडीशन में उसका जो मन होता है बेचैन होने लगता है, मन करता है, चूँकि प्रेगनेंटी टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या होता है और वह उसका कम उम्र है, तो उस कंडीशन में उससे आत्महत्या की कोशिश आ सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है इस चीज़ को लेकर कि हम अभी कम उम्र में ही क्यों प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्यों प्रेगनेंसी रख लिए हैं, ऐसा तमाम ख्यालें आ सकता है, यानी मनोविकार उसमें हो सकता है जटिलता के रूप में। नेक्स्ट है बहुत जल्दा समय जो है मॉर्निंग के समय में उल्टी होगा। साथ में एब्डोमिनल पाल्पेशन हो सकता है, मतलब उधर जो है बहुत ज़्यादा पेट जो नहीं होता है, लोग नहीं कहता था गांव में कि इसका पेट जो है मार रहा है, पेट जो है इसका क्या हो रहा है, धड़क रहा है, तो उदरीय एब्डोमिनल पाल्पेशन हो सकता है। चक्कर आना और थकान भी हो सकता है। तो एक कम उम्र में प्रेगनेंसी का बहुत सारे जटिलता जो है एक महिला के अंदर हो सकता है, जो कि ये सब के सब जटिलता यहाँ पे है। अब ऐसा नहीं है कि ये जटिलता सिर्फ उसी के लिए लागू है, ये कुछ जटिलता बच्चे पर भी लागू हो जाएगा, जैसे प्लेसेंटा प्रेविया का जो है हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, ठीक है, जन्म के समय क्षति हो सकता है बच्चे को, तो ये सारे के चीज़ें सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, इसका हम लोग निदान देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे। तो अगर किसी को टीनेज प्रेगनेंसी होता है तो उसके डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। सबसे पहले मासिक धर्म का इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि मासिक धर्म कब से बंद है, कब से चालू है, क्या है नहीं है, इसके बारे में इतिवृत्ति इतिहास लिया जाएगा, तो यह भी एक कारण हो गया। नेक्स्ट है उसके यूरिन का टेस्ट किया जाएगा, फीमेल का ब्लड टेस्ट किया जाएगा, USG किया जाएगा यानी अल्ट्रासाउंड, और एक्सरे भी किया जा सकता है। यानी ये सब जो है इतिहास है, मीन्स ये सब डायग्नोसिस है एक कम उम्र के लेडीज़ के लिए। या फिर देखिए ऐसा नहीं है कम उम्र के लेडीज़ का प्रेग्नेंट हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, इस दोनों में डायग्नोसिस तो सेम ही होगा, चूँकि चेक करना है तो चेक किसको किया जाएगा, उसके शारीरिक स्थिति को ही, उसके बच्चे को स्थिति को ही चेक किया जाएगा। तो यह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या टीनेजर प्रेगनेंसी हो, दोनों में डायग्नोसिस समान ही होगा, दोनों के लिए समान डायग्नोसिस दिया जाएगा। जैसे यूरिन जाँच, ब्लड जाँच, हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, USG, अल्ट्रासाउंड, वही एक्सरे, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। अब रही बात हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कोई कम उम्र में अगर प्रेगनेंसी को धारण कर रखी है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रबंध कैसे करेंगे, इस चीज़ को चलिए हम एज ए नर्स देखते हैं। सबसे पहले टीनेज प्रेगनेंसी में माँ तथा शिशु दोनों को ही खतरा रहता है, इसलिए इस स्थिति की रोकथाम आवश्यक है। सबसे पहले अगर कोई टीनेज प्रेगनेंसी रख ली है, उसको प्रेग्नेंट हो चुकी है, 18 वर्ष से कम उम्र के ही है, तो इस कंडीशन में माँ और बच्चे दोनों को समान खतरा जो है रहता है, इसलिए इस खतरे को रोकथाम की आवश्यक जो है रोकथाम करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लड़कियों को टीनेज प्रेगनेंसी की हानियाँ समझानी चाहिए। अब जो भी फीमेल है, जो फीमेल में जो गर्ल है, कुछ जो गर्ल शादीशुदा नहीं है या फिर जो गर्ल जो गलत झांसे में आकर लड़के के साथ गलत रिलेशन में आ जाती है, तो इससे भी टीनेज प्रेगनेंसी हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ है गर्ल को, लड़कियां को ये चीज़ को समझानी चाहिए कि टीनेज प्रेगनेंसी होने की क्या हानियां होता है, ताकि वो इस चीज़ से बच के भविष्य में रहे, ठीक है। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए विवाह की निर्धारित उम्र 18 वर्ष से कम में शादी नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ को ध्यान में रखें। अब निर्धारित कितना है, 18 वर्ष लड़कियों के लिए, बट अब हाल ही में सुनने में आ रहा है कि लड़कियों के लिए 21 साल कर दिया गया है। तो ऐसे में जो भी एक निम्न उम्र सीमा है जो निर्धारित है सरकार के द्वारा, चाहे वो 18 हो या 21 हो, इसके नीचे जो है क्या करनी चाहिए, विवाह नहीं करनी चाहिए। चूँकि विवाह हो जाएगा तो नॉर्मली सी बातें हैं कि प्रेगनेंसी भी 1-2 साल में होना एकदम बन ही जाता है संभावना। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं विवाह को ही कम उम्र में नहीं करें, ताकि टीनेज प्रेगनेंसी का खतरा ही कम हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट प्रबंध हम लोग कर सकते हैं कि सुरक्षित जो है सेक्स को प्रोत्साहित करना चाहिए, वह किशोरों को सेक्स शिक्षा उपलब्ध करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ें हैं कि जो रिलेशन बनता है वह सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर रिलेशन बनाने के लिए जो है मोटिवेशन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो किशोर होते हैं मतलब जो एडल्ट है, जो वयस्क हैं, उनमें सेक्स शिक्षा की उपलब्ध जानकारी देनी चाहिए ताकि वो कोई गलत तरीके से काम ना करे और फिर आगे इसको भुगतना ना पड़े। इस चीज़ को जानकारी जरूर देनी चाहिए। नेक्स्ट है बलात्कार पीड़ित में गर्भधारण हो जाने पर गर्भपात द्वारा गर्भ अवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अब आप लोग को मैं एबॉर्शन पढ़ा चुका हूँ कि एबॉर्शन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, कैसे प्रबंध होता है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर कोई रेप के पीड़ित है, रेप पीड़िता है, बलात्कार पीड़ित है, तो इस कंडीशन में अगर उस प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भधारण वो उसको हो जाता है, तो एबॉर्शन के द्वारा, गर्भपात के द्वारा गर्भ अवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। चूँकि आगे चल के इसका हानि ही होगा, चाहे उसको सामाजिक रूप से या फिर उसके खुद के शरीर के रूप से हानि ही होगा, तो इसको एबॉर्शन के द्वारा समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है। छठा देखिएगा, समुदाय व क्षेत्र विशेष की पहचान करनी चाहिए जहां टीनेज गर्भ अवस्था की दर अधिक है, वहां गृह मुलाकात कर इसकी हानियां को समझानी चाहिए। अब एक नर्स आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके समुदाय या क्षेत्र में, किस क्षेत्र में या समुदाय में सबसे ज़्यादा लोग जो है टीनेज गर्भ अवस्था का है, मतलब कम उम्र में लोग प्रेग्नेंट हो जा रहा है, यह कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है। जिस भी एरिया में ऐसा लगे वहाँ जाकर जो है लोगों के बीच में इसकी हानियाँ के बारे में बतानी चाहिए कि अगर आप कम उम्र में ऐसा कर रहे हैं तो क्या क्या हानियां होगा आगे। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि गर्भ अवस्था को पूर्ण करना आवश्यक हो तो प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात सभी देखभाल आवश्यक रूप से करें। अब मान गए गलत में ही सही, लेकिन अगर कोई ऐसे फीमेल है या गर्ल है जो चाहती है कि नहीं हमें इससे रखना ही है, गर्भ को रखना ही है, भले हमारे साथ गलत क्यों नहीं हो गया है, हम इसका बदला बाद में लेंगे, उससे हमें अभी रखना है ये प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के पहले यानी डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद पूर्ण देखभाल जो है आवश्यक होता है टीनेज प्रेगनेंसी में। ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट देखिएगा, प्रसव कुशल मिडवाइफ द्वारा ही कराया जाना चाहिए। और अगर कोई प्रेगनेंसी है और वह 18 वर्ष से कम उम्र के है तो इस कंडीशन में उसे जो उसका जो डिलीवरी होगा, जो प्रसव होगा, वह एक अच्छे कौशल वाले मिडवाइफ यानी दाई से ही करवाना चाहिए ताकि कोई जटिलता या और कोई हानि न हो और आसानी के साथ डिलीवरी हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी का सभी चीज़ें देख लिए और कॉर्ड प्रोलैप्स का भी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आपको जैसा भी लगे आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा पीछे वाले वीडियो सबका, और आगे जो भी पढ़ाई होते चल रहा है ये सब को भी आप लोग माइंड में रखिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे, विदा लेंगे। बाकी मैं ये आपको बता दूं कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं इसके बाद जब कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा सभी प्रकार के प्रश्न आपके दोनों सब्जेक्ट से, तो रिवीजन भी जरूर कराया जाएगा जहाँ पे आपको सारे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे एग्जाम के लिए कराया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा सिलेबस होगा नहीं होगा, एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। 110% आपके एग्जाम में यहीं से सवाल आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ओके, चलिए विदा लेते हैं तत्काल, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।